नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी टेलर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमी पार्ट फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट, इसमें हम जानेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने और आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें हमें बताई गई है। हालांकि ये सब बातें हमें जो हमारी 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमी की बुक थी उसमें भी बताया जा रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार से है तो हम विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी यूनिट्स है। पहली यूनिट है इसमें हमारी आर्थिक समृद्धि, दूसरी है आर्थिक विकास के माप तथा विकास के सूचक, तीसरी है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, चौथा है बेरोजगारी, पाँचवा है नई आर्थिक नीति 1991। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। मतलब कि जो वास्तविक आय, मतलब जो जीडीपी है, उसमें एक समय अवधि के बाद जो परिवर्तन आता है, मतलब उसमें जो वृद्धि होती है, उसी को हम आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है वो इससे काफ़ी अलग होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि होती है। तो इसमें आप ये वाला पॉइंट नोट कर सकते हैं और ये वाला भी। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे तो इसको इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि को तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें अंतर किया जाता है। अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखी जाती है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की आय के रूप में स्वीकार करते हैं। अब इसमें हम आर्थिक विकास के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है, मतलब उपयोग होता है। इसमें राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एक दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर व सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों आर्थिक चरों को शामिल किया जाता है। आर्थिक चरणों में उपरोक्त वर्णित शामिल होते हैं तथा गैर आर्थिक चरों के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक है। तात्पर्य यह है इस लाइन से कि जो आर्थिक समृद्धि है, जैसे कि अगर किसी हम देखें कि हमारी जीडीपी में 7% बढ़ रहा है, या कोरोना काल के दौरान जो हमारी जीडीपी गिरी है 8%, उसको हम मात्रात्मक मान सकते हैं। और जो आर्थिक विकास एक गुणात्मक है, जैसे जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, जो शिक्षा का स्तर है उसमें वृद्धि होना, ये सब गुणात्मक में आ जाते हैं। तो ये सब आर्थिक विकास के सूचक हैं। पहले का संबंध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से जुड़ा हुआ है। ये आर्थिक समृद्धि के बारे में बात हो रही है इसमें। और जबकि दूसरा संबंध राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा अर्थव्यवस्था का जो संरचनात्मक ढांचा है उसमें भी परिवर्तन से होता है। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना या प्रक्रिया है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगातार गिरता जाता है, जबकि उद्योगों, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व निर्माण गतिविधियों के स्तर बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है और उसकी दक्षता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। आपने भी ये नोटिस करा हो कि जो अब भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें भी कृषि का जो हिस्सा है वो पहले जहाँ 76% था, हालांकि आज भी वो ज़्यादा है, लेकिन अब उसमें थोड़ी गिरावट आ गई है। और जैसे व्यापार, बैंकिंग, उद्योग, सेवा, इन सब में वृद्धि होते जा रही है, जो हमारी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। अब इसमें हम आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास करेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समान प्रतीत होने वाली अवधारणा है, परंतु तकनीकी दृष्टि से दोनों समान नहीं है। आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है।
सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा जीडीपी होता है उसमें एक निश्चित अवधि में वास्तविक वृद्धि जो होती है और एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि होती है उससे तात्पर्य है हमारा आर्थिक समृद्धि से। जो ऊपर बातें बताई गई हैं वो वही बातें इसमें दोबारा से कही गई हैं। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि में देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। यदि राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसे समृद्धि की संज्ञा दी जाएगी। आने वाली जो चैप्टर्स आएंगे, जब ये बुक पूरी ख़त्म हो जाएगी तो इसमें जो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा और उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। आर्थिक समृद्धि से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है और आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। मतलब पहले जब आर्थिक समृद्धि आएगी उसी के बाद तो आर्थिक विकास होगा ना। हालांकि ये कई मायने में गलत भी साबित हो सकता है। आर्थिक विकास दर, अब हम जानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। मतलब जीडीपी में जिस दर से परिवर्तन होता है वह दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर गत वर्ष की तुलना में, ये फॉर्मूला बता रखा है उसका। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं नोट्स जब आप अपने बनाए। नहीं तो जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये उसमें से आप बुक में इसमें हाईलाइट कर सकते हो उनको, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन और गत वर्ष का जीडीपी इनटू में 100। तो गत वर्ष जो पिछला वर्ष है, जो पहले का जो वर्ष रहा है आपका जीडीपी का, उसकी तुलना में जो वर्तमान जीडीपी में परिवर्तन हुआ है उसको आप ऊपर लिखेंगे। पहले की जीडीपी और जो आज की जीडीपी है जब आप उसे माइनस कर देंगे ना तो तुलना निकल आएगा। और फिर जो गत वर्ष की जो पहली जीडीपी है जिस वर्ष की आप ले रहे हैं, जैसे अगर मुझे 2014 की जीडीपी की तुलना 2022 की जीडीपी से करनी है तो मैं 2014 और 2022 की जो जीडीपी है उसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये तुलना आ जाएगी उसकी, और अब उसके मैं अपॉन में ये जो 2014 की जीडीपी है उसको लिख के इनटू 100 कर दूंगा तो मेरा आर्थिक विकास दर आ जाएगी कि कितनी ग्रोथ रेट है अभी। अब इसमें हम आर्थिक समृद्धि दर की आगे की बात कर लेते हैं। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। जो ऊपर में ये लाइन कही गई थी ये वही लाइन है, बस इसे थोड़ा सा अलग तरीके से कहा गया है। वृद्धि दर भी इसे कहा जा सकता है। आर्थिक समृद्धि दर, ये आर्थिक विकास दर थी, आर्थिक समृद्धि दर है। तो गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के एनएनपी, तो इसमें जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, आपने 12th में कर रखा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो उसमें परिवर्तनीय कमी और अपॉन में गत वर्ष का एनएनपी गुना में 100। तो ये आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपको आएगा तो इसका यूज़ आप अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं जब आप इसमें अंतर बताने के लिए आएगा कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है। वैसे तो अंतर नहीं है, एक दूसरे के जैसे पहला बता रखे कि जो आर्थिक समृद्धि है वो आर्थिक विकास का ही एक पार्ट है, लेकिन अगर तब भी इसमें अगर तुलना करने की आती है तो आप इसमें ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक समृद्धि दर आर्थिक विकास दर की तुलना में कम होती है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले, अब हम कारकों की बात करेंगे तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा आर्थिक घटक, जिसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी उत्पादन अनुपात, संगठन, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, वित्तीय स्थिरता, पूंजी निर्माण, आधारभूत संरचना, और हम इसमें बात करेंगे विकासात्मक नियोजन की। और अब इसमें जो दूसरा है वो है गैर आर्थिक घटक, जिसमें हम बात करने वाले हैं सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, धार्मिक घटक। तो आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में अंतर देखिए आप, इस जो ये चार्ट यहाँ पे बना रखा है
मैं कहूँ तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर सकते हैं या हाईलाइट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही जो जितनी भी बातें ऊपर में बताई जा रखी हैं वो इस टेबल के माध्यम से आपको बहुत आसानी से आप इसे वो रिवाइज़ कर लेंगे पेपर के टाइम। इसको जो इसकी टेबल आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं नोट्स के तौर पे, जिससे आपको ये इजी हो जाएगा। ये अगर आएगा तो शायद 10-15 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये सब बातें लिखनी होगी, तो ये काफ़ी आसान है, आप इसे आराम से लिख लेना। अब हम बात करेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति की। तो इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में अंतर किया है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जबकि आर्थिक प्रगति का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जबकि आर्थिक प्रगति का अर्थ है प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसमें वृद्धि। अन्य शब्दों में आर्थिक प्रगति का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर में सुधार, और आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय उत्पादन के स्तर में वृद्धि की ओर ले जाती है। तो आप इसे विकास और समृद्धि के रूप में देख सकते हैं। आर्थिक प्रगति आर्थिक विकास के बारे में बता रही है, और जो आर्थिक वृद्धि है वो आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि जीवन का उच्च स्तर तभी संभव है जब यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो। तो ये इसमें जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही मैं कहता हूँ, क्योंकि जिन देशों में जनसंख्या बढ़ी है जैसे भारत जैसे देश में, तो वहाँ पे आर्थिक जो समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि उसके होने के जो चांसेस है वो कम है अगर भारत जो है वो अपने जो ह्यूमन सोर्स है उसके पास, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, उनका ठीक प्रकार से कुशल प्रयोग नहीं कर पाता। तो जो बढ़ती जनसंख्या उसका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाता, तो ये उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। अगर इस मानव संसाधन का उपयोग ठीक प्रकार से किया जाए तो भारत विश्व के विकसित जो देश है विकसित जो देश है वहाँ तक पहुँच सकता है, वो विकासशील से विकसित हो सकता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो जो इसमें जो वृद्धि हो रही है आगे चलकर शायद और बढ़ जाए और हम चाइना को भी पीछे छोड़ दें, तो जिससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, जो हमारी बेरोज़गारी का स्तर है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, लाभ के मुताबिक लाभ से ज़्यादा हानि होती है इसमें। इसलिए आर्थिक वृद्धि देश क्षेत्र को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि का प्रयोग समष्टिगत रूप में किया जाता है, जबकि आर्थिक प्रगति को व्यष्टिगत अर्थ में लिया जाता है। आर्थिक प्रगति और आर्थिक कल्याण। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आर्थिक प्रगति का अभिप्राय ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि है। अतः इस प्रकार आर्थिक प्रगति वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के संदर्भ में होती है, जबकि आर्थिक कल्याण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के वितरणात्मक पहलू से संबंधित होता है। तो इसमें आर्थिक प्रगति और आर्थिक कल्याण के बारे में बता रखा है, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें जैसे इसमें बता रखा है कि आर्थिक प्रगति ऊपर में भी हमने पढ़ी है कि आर्थिक प्रगति का अभिप्राय आर्थिक कल्याण में वृद्धि से है। अतः इस प्रकार आर्थिक प्रगति वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के संदर्भ में होती है, जबकि आर्थिक जो कल्याण होता है वो आर्थिक कल्याण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के वितरणात्मक पहलू से संबंधित है। मतलब जो वितरण होता है आय का उससे संबंधित है ये, क्योंकि जब समान रूप से जब काम के हिसाब से जो जिसका काम है अगर वो उसमें कुशल है और उस हिसाब से कि उसकी आय मिल रही है, तो ये वितरण का पहलू सबसे वितरण का माना जाएगा। आर्थिक कल्याण इसी से संबंधित होता है। आर्थिक प्रगति को सरल शब्दों में आर्थिक कल्याण में सुधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क। आप इसमें एक दो जो इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, उसको भी आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप इसका बहुत यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, आकर्षित बनेगा। आर्थिक कल्याण और कुछ नहीं बल्कि उन सब वस्तुओं और सेवाओं की बहुलता जिनका विनिमय मुद्रा के द्वारा जा सकता है। तो आप इसमें अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो अच्छा है। और जो समझ में आए आपको, जिसे आप आसानी से याद कर सकें, उसे ही लिखना। कोई फालतू की वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप इसे समझ में नहीं आ रहा तो कृपया कर इसे छोड़ दे, बाकी की चीज़ें करें अच्छे से। इससे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी बाकी की चीज़ें भी हैं अभी, और यही नहीं कि पूरा फोकस इसी पे लगा देना है। परंतु वस्तुओं की बहुलता अपने ही आर्थिक कल्याण की ओर नहीं ले जाएगी। संभव है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो तो समृद्ध लोग आर्थिक समृद्ध हो जाए और निर्धन अधिक निर्धन, परंतु वस्तुओं की बहुलता अपने आप ही आर्थिक कल्याण की ओर नहीं ले जाएगी। इसमें बात यह है कि अगर वस्तुओं की जो बड़ी मात्रा में उपलब्धता है, वो अगर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है सारी वस्तुएं, तो वो आर्थिक कल्याण की ओर नहीं ले जाएंगी। इसमें ये बात संभव है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और समृद्ध लोगों की समृद्ध, और मतलब जो समृद्ध लोग हैं उनकी आय और समृद्ध हो रही है, और जो निर्धन लोग हैं वो अधिक निर्धन हो रहा है। भारत में ऐसे ही हालत अभी बन रखी है। जो समृद्ध व्यक्ति हैं, जैसे अंबानी की मैं बात करूं, जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो तो अपना प्रोडक्शन करके मुनाफा कमा रहे हैं। अमेज़ॉन ये सब वाले जो मुनाफा कमा रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह केवल तब होता है जब वितरण प्रणाली असमान हो, आय का बड़ा भाग कुल जनसंख्या के छोटे भाग के हाथ में चला जाए। कभी कभी आर्थिक कल्याण को मौद्रिक आय की क्रय शक्ति के रूप के संदर्भ में भी परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात जब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती तो आर्थिक कल्याण को भी बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। अगर इसमें बात करूँ तो मैं कि हाँ, इसमें यह बात बिल्कुल सही की जा रखी, जब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जब मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है ना, तो इससे महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। जैसे आपने भी नोटिस करा हो कि जो पेन ये सब होते थे वो काफ़ी सस्ते में जो कॉपीज़ होती थी, हाँ मैं कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ, जो रजिस्टर ये सब होते थे 20 रुपये में काफ़ी मोटे और काफ़ी अच्छे आते थे, और उनके पेज भी काफ़ी अच्छे रहते थे। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे आते थे, लेकिन अब वही जो 20 रुपये की कॉपी है वो 10 रुपये की कॉपी से भी ज़्यादा बेकार आती है, और मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। और ये कारण है कि पैसे की जो हमारी जो क्रय शक्ति है, जो हमारे रुपए की क्रय शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा घट रखी है। अब हमें जो 4-5 साल कॉपी लेने के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ते थे, वही कॉपी अब हमें 50 या 60 रुपये में मिलती है, जिसका कारण है मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट। जबकि कीमतों में गिरावट आर्थिक कल्याण को बढ़ाती है, इसलिए मूल्य सूचकांक आर्थिक कल्याण का मानदंड है। भारत एक निम्न मध्यम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है, किंतु सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हो रही तेज़ वृद्धि के चलते यह आगामी कुछ वर्षों में मध्यम आय वाले देशों के वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। आपने भी देखा होगा कि भारत की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि हो रही है तेज़ दर से, इसलिए वो मध्यम आय वाले देशों में प्रवेश कर जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें ये प्रति व्यक्ति आय का निम्न होने के कुछ कारण बता रखे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय कुछ देशों को छोड़कर विश्व में सबसे कम है। अधिक जनसंख्या का प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होना, जैसे कि जो हमारी अधिक जनसंख्या है कृषि क्षेत्र में संलग्न है, और जो प्राथमिक उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं उसमें संलग्न होने के कारण ये कारण इसमें बताए जा रखे हैं। हालांकि मुझे ये कारण गलत लगते हैं, कुछ कारणों से प्राकृतिक रूप से मुझे ये कारण गलत लगते हैं, आर्थिक समृद्धि की तरफ से नहीं। वर्ष 2008 में भारत के कुल कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 52.2% कृषि कार्य में लगा हुआ था, 58.2% सॉरी, जबकि राष्ट्रीय एमएस का योगदान लगभग 14.6%। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी जनसंख्या के कितना बड़ा भाग लगा हुआ है कृषि क्षेत्र में, लेकिन जो उसका योगदान हमारी राष्ट्रीय आय में वो कितना कम है। हालांकि भरण पोषण करने में हमारे जो किसान लोग होते हैं वही ज़्यादा, उनका योगदान काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि उन्हीं के खेतों से गेहूँ ये सब जो होता है वो भारत कई देशों को निर्यात करता है। तो अब हम इसके जो आने वाला पार्ट है उसमें हम अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का जो बढ़ता दबाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
और ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो अगर आपको इस फर्स्ट पार्ट से कुछ भी समझ में आया हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसे कृपया कर ज़रूर शेयर करें ताकि ये उसके काम आए, अगर आपके काम आया हो तो। धन्यवाद।